रश्मि की नई नई शादी हुई थी। रश्मि अब घर की छोटी बहू है। रश्मि के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बेटे के अलावा एक ब्याही ननंद भी है। रश्मि का पति रोहन पेशे से वकील है। रश्मि की जेठानी बीना एक हफ्ता के लिए मायके रहने को गई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बीना जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई रश्मि की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वे चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहे तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना। रश्मि झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी। बीना ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि ससुर जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वे तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। रश्मि अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर बिना अपने बेटे के साथ बाइक पर बैठकर स्टेशन चली गई। रश्मि अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास शीला वहीं पहुंच गई। बाप रे, इस बीना जैसी बददिमाग और लड़ाकू बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कह शीला ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। शीला लगातार बीना की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। रश्मि ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो शीला नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो। मम्मी, मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? रश्मि का यह जवाब सुनकर शीला चिढ़ उठी थी। शीला वैसे रश्मि के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता ज़्यादा पैसे वाले थे और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि रोहन और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी रश्मि और उसके घर वाले शीला को पूरा सम्मान देते थे। आटा गूंदने का काम बीच में रोककर वे उसे तीखी आवाज़ में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो। बहू, अगर बड़ी की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर रश्मि ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेले ही बोलती हुई शीला आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें 2 गुना ज़्यादा बातें सुनाकर चुप कर देती। पूरे 7 दिन में अकेले कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ रश्मि चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। रश्मि ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक शीला ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना ना खाने के लिए भूख ना होने का बहाना बनाया, पर शीला ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठे परोस लिया था। खाना खाते हुए शीला ने रश्मि के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में रश्मि अपनी नाराज़गी भुला उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वे आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएंगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को शीला ने रश्मि के लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय मंगवाई। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो रश्मि का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद शीला ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल आलोक ज़्यादा पीने लगा है और पीकर प्रिया से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। रोहन और तुमसे आलोक की अच्छी पटती है। तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करें। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार शीला असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी।
जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए रश्मि ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। प्रिया दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर ले तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। मम्मी। रश्मि के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच प्रिया के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले रश्मि को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफ़ी नज़दीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद रश्मि ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किया। दोपहर के खाने में शीला ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद रश्मि सोफे पर और शीला तख्त पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गई। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने को नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ रिलायंस मार्ट गई। शीला ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर रश्मि को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख रश्मि के पति रोहन ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रख कर मुझसे बोल रही हैं। बीना भाभी को अलग थलग करने के लिए उनकी तरफ से यह सारा नाटक चल रहा है। रश्मि ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए रोहन को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भरना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर रश्मि खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो रोहन बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को प्रिया और आलोक के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। शीला अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चुकी थी। ननंद भाभी पहली बार खुलकर हंसी और बोली। माँ बेटी दोनों ने रश्मि का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन शीला ने रश्मि के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियाँ उसे सुनाईं। अपनी सास के सामने में जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता है। घर का काम देर रात तक खत्म हो जाता है। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल ही में गाँव से कस्बे में आए थे और शीला की सास यानी रोहन के दादा दादी रीति रिवाजों मानो संदूक में पैक करके ले आए हूँ। शीला को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। शीला ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बढ़ाई कर रही हूँ। रश्मि ने भी शादी से पहले अपनी ज़िंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उसे सुनाई। इसमें कोई शक भी नहीं था कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थी। बीना की वापसी होने से एक दिन पहले शीला ने रश्मि को अकेले में अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस तुम बीना के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी सह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल दी तब मेरी ज़िंदगी तो नरक बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज़ आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। उस रात रश्मि को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नज़दीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। बीना भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं।
जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद है तो इनके आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में ही किन कारणों से गायब हो गया है? घर में बना सुख शांति का माहौल क्या बीना भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए रश्मि ने देर रात तक माथापच्ची करी। अगले दिन रविवार की सुबह बीना अपने बेटे के साथ सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही शीला और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। बीना की कमर में सफ़र के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो शीला ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। शीला ने रसोई में आकर रश्मि से बीना की बुराई करना शुरू कर दी। बहू, देखा कितनी लंबी जबान है इसकी। मैंने इसे घर से अलग करने का फ़ैसला कर लिया है। मम्मी, आज अरहर की दाल बना ले। देख लेना, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस ज़रूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। शीला ने एक बार को तो उसे गुस्से से घूरा, फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं करी। रश्मि जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर बीना के कमरे में गई तो उसने शीला के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना मंजूर है, पर मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? रश्मि ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गई हो या सारा समय घर पर ही रही? अभी मुझसे कुछ मत पूछ रश्मि। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? ज़रूर चलूँगी भाभी, आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। रश्मि को बीना ने अजीब सी नज़रों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी। वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही रश्मि कमरे से बाहर चली गई। शीला और बीना ने बहुत कोशिश करी, पर रश्मि के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण ही वे दोनों ही शाम तक यह सोचकर उससे नाराज रही कि वह हाँ में हाँ ना मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। सीमा और बीना के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर रश्मि का मन जरा से भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहली की तरह न उसे सिर दर्द ने सताया, न भूख और नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को बीना भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और शीला दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थीं। एक ही अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो रश्मि फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में शीला और बीना के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं हो पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगे तो उनकी नज़रों से छिपकर रश्मि प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर रात तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वालों को रस तो आता है, पर यह रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी मैं फौरन कोई और बात का आरंभ कर दिया करूँगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके रश्मि देर रात को सोई। धीरे धीरे रश्मि ने देखा कि उसकी जेठानी बीना अब सास की कोई बुराई नहीं करती। शायद उसने जान लिया था कि अब सास भी उसमें आए बदलाव को देखकर उसे प्यार से बोलने लगी है। और तो और उसने यह भी देखा कि सास उसके बेटे यानी अपने पोते के लिए 5 बजे उठकर टिफ़िन बना देती, क्योंकि उसे जल्दी कोचिंग जाना रहता, जो कि बहुत दूर था।
बीना ने यह भी देखा कि पहले कभी वे उसके बेटे से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद बीना के बेटे का लगाव माँ से ज़्यादा था और कभी कभी तो अपने पापा से भी लड़ लेता था। जब जब बीना का पति अपनी माँ के द्वारा शिकायत सुनता था और बीना को डांट देता था कि तुम क्यों इतना माँ से लड़ती हो, थोड़ा छोटा बनकर सुन लिया करो, तब बीना का बेटा उल्टा अपने पापा को सुना देता था। आप ज़रा आँख खोलकर देखो कि कौन सही है और कौन गलत। आज शाम भी शीला ने समोसे और चाय मंगवाए और तीनों सास बहुएं मज़े से बैठकर चाय के साथ समोसे का आनंद ले रही थी। रश्मि अब बहुत प्रसन्न व हल्की फुल्की महसूस करती, क्योंकि उसकी वजह से ही इस घर की शांति भंग होने से बच गई, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। सास की आवाज़ कानों में पड़ी तो रेखा घबरा गई। अधकुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है, सूरज भी अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। ना उन्हें खुद नींद आती है और ना किसी को सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से रेखा का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी रोशन को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननंदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार रोशन का घर मिल गया था। रोशन का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले रोशन को सबने पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। शादी के बाद रेखा 8-10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी ज़रा तेज तर्रार थी। सारा दिन भगझक करना उनकी आदत थी। ननंद काजल एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर कोई ध्यान न देता था और ना ही उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही रोशन नौकरी पर वापस गया, तो वह भी साथ चली गई थी। रोशन को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। रेखा ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली थी। रोशन भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। रेखा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस तरह अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि रोशन को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। रेखा भी बहुत खुश थी। रोशन उसे बाहों में समेट कर बोला था, रेखा तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े, बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। रेखा जैसे आसमान से गिरी। इस और तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेले नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं रेखा, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्टल में रहकर शोध कार्य करना है। तुम वहाँ क्या करोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही रोशन जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, रेखा माँ की ज़रा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ़ है, उनकी बातों को दिल पर ना लाना। तुम्हें पता तो है कि वह सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। रोशन की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती।
माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनकी छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। काजल ना होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वह तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और काजल दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी काजल आकर जल्दी मचाने लगी। भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। रेखा के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो। बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सांस के उठने से पहले ही मुंह अंधेरी सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सांस को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और काजल को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। रेखा चुपचाप पराठे सेकती रही। काजल बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मज़ा ही आ जाए। रेखा के होठों पर मुस्कान आ गई। काजल पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी, प्रश्नों की बौछार सी कर देती। देर क्यों हो गई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था, आदि। काजल झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही हैं, इससे देर हो जाती हैं। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। काजल तो बेटी है, माँ जी से सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होठ सीख रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है। जो कही वह भी काजल की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्पा कर दें। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और काजल चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर मेहरी ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद सकें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। रेखा की आंखों में क्रोध के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। रात खाने के समय रेखा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमी दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही नहीं जम जाता। रोशन को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ, बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। रेखा शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब ख़त्म हो गई है। हर बात में टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर रोशन को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया।
उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा ना गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरे, तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी रेखा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दमाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव रेखा को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर रेखा की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी हैं। इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठे। यह प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहें, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। रेखा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे, मैं सास सही, पर सास भी तो माँ होती है। मैं तो इसे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात माँ जी अपनी खाट रेखा के कमरे में ही ले गई। रसोई का काम काजल को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाने बनाने की अक्ल नहीं है। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई हैं। 10 बार कहा है कि ज़रा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर रेखा के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दबा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देखकर रेखा हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। रेखा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही, उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथों से देती थी। कई बार रेखा को लगता जैसे उसकी ही माँ सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव रखने नहीं देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार ना चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। रेखा ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी ना फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो अभी तक ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी हैं। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो रेखा और काजल में कभी फ़र्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज़ की चकचक ख़त्म हो जाए। रम्मो चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला? तुमने तो पूरी रामायण बांझ दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। रेखा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कितना पाई। रोशन ठीक ही कहते थे, मुँह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा
उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माजी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, काजल और बाबूजी भी माजी की टोका टोकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माजी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फ़र्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहना वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गार्ड बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। रेखा उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। रोशन के आने तक वह माजी के साथ ही रहेगी। माजी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं है उसे। दोस्तों, दोनों कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत 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 धन्यवाद।